कर लिया जी नोट सबने। अब देखो क्या होता है, अगर मेरे पास एक कंडीशन है जिसके ट्रू होने पे मुझे कुछ और करना है, फॉल्स होने पे कुछ और करना है। जैसे सिंपल है, एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की हमने कुछ खुद से परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करी। हमने क्या करा, स्टूडेंट को बोलो कि अपने इंग्लिश के, अपने मैथ्स के, हिंदी के, ऐसे उसके 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। वो चारों सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो इनपुट करे। हमने इनपुट करने के बाद ये सारे के सारे इनपुट में लेके उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करी। परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद हमें ना फाइनल रिजल्ट प्रिंट कराना था कि दैट यू हैव गॉट, यहाँ पे जो भी उसकी परसेंटेज आई होगी, एंड फाइनली यू फेल्ड या फिर यू पास्ड, डिपेंडिंग अपॉन 2 कंडीशंस। वो कंडीशंस क्या है कि अगर स्टूडेंट के जो मार्क्स है या जो स्टूडेंट्स की परसेंटेज हमने कैलकुलेट करी है वो जो है वो 33% से ज्यादा है, उस केस में हमने पास लिखना है। अगर 33% से कम है, उस केस में हमने फेल्ड लिखना है। तो यहाँ पे 2 ही सिनेरियोस थे, इधर पास और फेल। ऊपर वाला काम तो चलो सारा इनपुट लेने का, कैलकुलेशन करने का हो जाएगा, परसेंटेज निकालनी तो हर किसी को आती होगी, है ना। सारे मार्क्स को, अचीव्ड मार्क्स को प्लस करके डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कर देना है। बस हमें फाइनल में जो हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट करके जिस भी वेरिएबल में स्टोर कराई है उस पे एक सिंपल सी कंडीशन लगानी है कि अगर वो परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33% है, दैट मीन्स हमें प्रिंट कराना है यू हैव गॉट, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, यू पास्ड, एल्स हमने प्रिंट करा देना यू फेल्ड। ठीक है जी। तो ऐसे जब भी हमारे पास ये सिनेरियो आएगा कि ट्रू होने के केस पे हमें कुछ और करना है, फॉल्स होने के केस पे कुछ और करना है, तब इफ एल्स यूज होगा। बट सपोज अगर मेरे पास कंडीशंस ही मल्टीपल आ जाए, राइट। मल्टीपल कंडीशन, ये एग्जांपल क्यों दी है, क्योंकि इसके साथ ही हम सबसे पहली मल्टीपल कंडीशंस वाली एग्जांपल देखेंगे। अब अगर मुझे बोला गया है कि जो मैंने स्टूडेंट परसेंटेज को कैलकुलेट करा है वो करने के साथ साथ, पास फेल लिखने के साथ साथ मुझे उसका ग्रेड भी बताना है, कौन सा ग्रेड है। एंड ग्रेड्स के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या है, ग्रेड्स के लिए कंडीशंस ये है कि जिसके 85 से लेके 100 तक मार्क्स आए हैं उसका है ग्रेड ए। जिसके जिसके 70 से लेके 84 तक मार्क्स आए हैं उसका है ग्रेड बी। कुछ गलत लिख रही हूँ क्या? ये बनाना है। तो इस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट कराना, यू गॉट ग्रेड ए और ग्रेड बी और ग्रेड सी। अब यहाँ पे कंडीशंस देखो कितनी सारी आ रही है। जब भी ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस है और उन मल्टीपल कंडीशंस के लिए मुझे इफ एल्स लगाना है तो हमारे पास ये एलिफ यूज होता है, ठीक है। इसके सिंटेक्स को देखो, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इफ में हमने अपनी सबसे पहली कंडीशन लिख दी। पहली कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब क्योंकि एल्स में तो कभी भी कंडीशन नहीं लिखी जाती, चाहे आप इफ एल्स यूज कर रहे हो चाहे आप एलिफ यूज कर लो, कभी भी एल्स में कंडीशन नहीं दी जाती। देखो इनमें से सिर्फ एक ही कंडीशन है को दे सकते हैं, राइट। तो मैंने सपोज ये पहली वाली कंडीशन जो है ये इफ को असाइन कर दी। अब बाकी की सारी कंडीशंस, इनके लिए हम लगाएंगे एलिफ। एलिफ के बाद कंडीशन क्या एग्जीक्यूट कराना है, फिर एलिफ के बाद कंडीशन, एंड अगर ऊपर वाले में से कोई भी ना ट्रू हुआ वो हमने एल्स ब्लॉक में लिख देना। ठीक है जी। अब एलिफ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एक सिंगल भी हो सकता है। वो आपकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके लिए 4 कंडीशंस दी गई हैं, 10 कंडीशंस दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मर्जी से एलिफ लगा सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं आपको इसका बताऊं,
ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे बना सकते हैं कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो मार्क्स 100 से लेस एंड 85 से ज्यादा हुए, यही कंडीशन आएगी। 85 से 85 से लेके 100 के बीच के लिए, है ना। यही कंडीशन लिखेंगे कि मार्क्स 100 से कम भी होने हाँ कम भी होने चाहिए, 85 से ज्यादा भी होने चाहिए। अब कौन से मार्क्स 85 से ज्यादा 100 से नीचे है, 90, 92, 97, 86, है ना। तो उस केस में हमने प्रिंट करा देना है ग्रेड ए। ठीक है जी। फिर दूसरी कंडीशन लिखने के लिए लगाया जाएगा एलएफ, कि अगर हमारे मार्क्स 70 से 85 के बीच में लाई करते हुए, दैट मींस कि मार्क्स लेस देन 85, नहीं सिर्फ लेस देन आएगा, लेस देन 85 एंड ग्रेटर देन 70, ये हो जाएगा जी। ठीक है। इस केस में हमें क्या प्रिंट करा देना है, इस केस में हमें प्रिंट करा देना है ग्रेड बी। ऐसे ही हम सारी स्टेटमेंट्स बना के 30 तक एल्स में लिख देंगे, या फिर 30 के लिए भी बना देंगे कि अगर 30 से कम हुआ तो फेल लिख देना। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनवैलिड नंबर, यूजर ने एच आई इनपुट करा दिया बट वो तो एक इंटीजर है ही नहीं ना, उस केस में एल्स में लिख देना इनवैलिड इनपुट, एंटर करेक्ट। ठीक है। अब एलिफ के केस में क्या होगा, पहली कंडीशन से शुरू होगा। जैसे सब मैंने यहाँ पे 4-5 कंडीशंस लिख रखी है। 14 स्टूडेंट्स है, अंकित, दीपांशी, दिव्यम, इशप्रीत, करुण, कोमल, मिथिला, पंखुड़ी, प्रीति, संतोष, शौर्यवीर, सुजल। सुजल ने, संतोष ने बोला था ऑफलाइन आ जाएंगे। ठीक है जी। तो एलिफ जितने भी लगा रखे हैं, एक्चुअल में होगा क्या, जब भी आपकी कंडीशन चेक होगी इफ वाले पार्ट से शुरू होगा। ठीक है। सपोज मेरे पास मार्क्स जो है ना, दैट मार्क्स आर 63। ठीक है। तो वो पहले इफ में जाएगा, दोनों की कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। वो इस पार्ट को स्किप कर जाएगा, फिर वो एलिफ पे जाएगा, यहाँ पे भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ये भी स्किप कर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे होगा 70 से लेके 50 के बीच, राइट। तो ये जब एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो पूरा का पूरा इफ एल्स वाला पार्ट स्किप हो जाएगा और आगे एग्जीक्यूशन हो जाएगा। समझ आया जी। जब आप एलिफ से मल्टीपल वो रिलेट कर देते हो, वो स्टेप बाय स्टेप इफ से शुरू करके चेकिंग शुरू करेगा, एंड जैसे ही एक एलिफ पे आके आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो वो उसको एग्जीक्यूट करा के, उस एलिफ के या उस इफ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा के पूरे उस इफ एल्स ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। समझ आया जी। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखिए सेम ही एग्जाम्पल को। सपोज मैंने खुद से ही यहाँ पे 76% लिख दिया। ठीक है जी। तो मैं पहली कंडीशन लिख रही हूँ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम भी बताती हूँ कि स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करते हैं, पहले एक बार सही कोड लिख ले। मैंने लिखा कि अगर हमारे मार्क्स जो है 100 एंड 85 के बीच लाई कर रहे हैं,
अरे परसेंटेज लिख दिया, वेरिएबल का नाम मार्क्स आएगा। करो जी नोट में। ये ऑन नहीं है क्या? कर लिया जी सबने नोट? यस मैम। देखो जी अब क्या है, अब हमारे पास आउटपुट सही आ रही है, राइट? कुछ गलत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स कर रही हूँ 32%, तो आउटपुट आनी चाहिए यू फेल, वही आ रही है। अगर 96 कर रही हूँ तो आउटपुट आनी चाहिए ग्रेड ए। अगर 53 कर रही हूँ तो उस केस में हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए डी। तो बिल्कुल सही आ रही है, राइट? बट देखो अभी तो मैंने ये आपको बिल्कुल करेक्ट सिंटेक्स एक बना के दिया है। इसको ना कभी कभार स्टूडेंट्स जब खुद करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स कर देते हैं। देखो प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, अभी मैंने रिसेंटली मेरा एक और भी बैच चल रहा है, उसमें मैंने देखा है कि क्या कर, देखो ये गलती नहीं है आप लोगों की भी, अभी आप नया सीख रहे हो ना,
हो जाती हैं चीजें। देखो क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ से कंडीशन बनानी शुरू कर दूं कि अगर जो हमारे मार्क्स है वो लेस देन 33 आए, तो उस केस में हमें प्रिंट कराना है फेल। ठीक है जी। फिर मैंने एलिफ लगा के कंडीशन लगा दी कि अगर हमारे मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 33 आए, तो प्रिंट करा देते हैं पास्ट, मे बी ग्रेड ई। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूं कि अगर मार्क्स, अब मैंने ये कंसीडर कर लिया कि 33 से कम वाले मैंने ऊपर बना दिया, 33 से ज्यादा वाले यहाँ बना दिया। अब 33 से लेके जो 50 है उनका ग्रेड ई है, 50 से लेके 60 तक वालों का तो ग्रेड डी है। तो मे बी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कि अगर मार्क्स हमारे जो है वो ग्रेटर देन 50 हुए, तो उसमें हमें प्रिंट कराना है ग्रेड डी। मोस्ट प्रॉब्लम, मतलब मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि अब शायद क्या होगा, हम बिल्कुल सही बना रहे हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 मार्क्स 33 से कम हुए तो कंडीशन चेक होगी, अब मार्क्स 33 से ज्यादा है तो ये कंडीशन चेक होगी, अब मार्क्स अगर 50 से ज्यादा है तो ये कंडीशन चेक होगी, शायद चीजें हमारी बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, ऐसा ही है कि अगर मेरे 40 मार्क्स आ गए तो वो इस ब्लॉक में रुक जाएगा क्योंकि वो 40 से ज्यादा नहीं है, और अगर 56 मार्क्स आ गए तो वो इस ब्लॉक में आ जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन 50 वाली कंडीशन। एक बार ये सारा बना के देख लेते हैं और फिर प्रॉब्लम समझाती हूँ क्या हो रहा है। अब यहाँ पे 65 से ऊपर वालों को मैंने ग्रेड सी देना था, 80 से ऊपर वालों को ग्रेड बी देना था। ये नोट मत करो चाहे, क्योंकि बाद में नोट करने का टाइम देती हूँ। 90 से ऊपर वालों को ग्रेड ही दे देते हैं, और एल्स में लिख देते हैं इनवैलिड इनपुट। अब कौन कौन ये बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। जो बोलेगा ठीक है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों ठीक है, जो बोलेगा नहीं ठीक है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों नहीं ठीक है। ठीक है, और कोई? अच्छा, एक और भी आपको ये लिख के दिखाती हूँ ऐसे से सिंटेक्स। अब उल्टा कर देते हैं इसको कि अगर मार्क्स हमारे जो है वो नहीं, पहले ऊपर वाले समझते हैं फिर चलते हैं इस पे। क्या प्रॉब्लम आएगी जी इसमें? सपोज किसी स्टूडेंट के मार्क्स 56% हैं तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा? मार्क्स है 56, कौन सा एग्जीक्यूट होगा? थर्ड वाला। एक्चुअल में यहाँ पे होगा सेकंड वाला। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि वो सबसे पहली कंडीशन जहां पे ट्रू हो गई वो सिर्फ वो चेक करेगा और उसको एग्जीक्यूट आके बाकी सारा का सारा पार्ट जो है उसको स्किप कर देगा। तो हमारे केस में क्या होगा, इसको एक बार देख भी लेते हैं। तो देखो हमारे पास आ रहा है ग्रेड ई। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक में एंटर करा, यहाँ पे मार्क्स लेस देन 33 फॉल्स हो गया, दैट इज वाई ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। वो दूसरे पे गया, मार्क्स ग्रेटर देन 33, तो 56 इज ग्रेटर देन 33, दैट इज वाई ये वाला ब्लॉक चेक होगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा और पूरा का पूरा इफ एल्स स्किप कर दिया जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा। तो इफ एल्स एलिफ हम तब यूज करते हैं मल्टीपल में से एक वो कराना है। ठीक है, ये तो क्लियर है।
दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हम चीजें लिख रहे हैं वो सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। जिसको देखो डायरेक्टली कंडीशन नहीं बनानी आ रही ना, आप जैसी सी भी कंडीशन आपके दिमाग में आ रही आप उसको बनाओ, देन यहाँ पे खुद से करके देखो कि पहली कंडीशन, भाई मेरी इनपुट जो है वो इनपुट कुछ ऐसी सी है, पहली कंडीशन हमारी ये है, ये तो फॉल्स दे देगी, दैट इज व्हाई दिस विल गेट स्किप्ड। दूसरी कंडीशन हमने लिख रखी है मार्क्स ग्रेटर देन 33, ये कंडीशन तो ट्रू रिजल्ट दे देगी, दैट मींस दिस विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड ऑल द अदर पार्ट्स विल बी स्किप्ड। ठीक है जी। तो दैट इज वाई बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, अगर आपकी एलिफ में न्यूमेरिक ही कंपैरिजन है एंड आपकी आउटपुट एज एक्सपेक्टेड नहीं आ रही है, तो आपने एक बार अपनी सीक्वेंस को समझना है कि हम सीक्वेंस में कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे जब पहली कंडीशन ट्रू मिलगी ना, वो दूसरी पे जाके चेक करने का ट्राई नहीं करेगा। ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया कि एज सुन एज उसको एक भी इफ की या एलिफ की रिजल्ट ट्रू मिलता है, वो उस पार्ट को एग्जीक्यूट करा के बाकी पूरा स्किप कर देगा, आगे जाके चेक करने का ट्राई भी नहीं करेगा। क्लियर है जी। ठीक है जी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूमेरिकल कंपैरिजंस के टाइम आप यहाँ पे जो कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो वो कंडीशन की सीक्वेंस को समझना कि किस सीक्वेंस में हमें डेटा लिखना है, क्या कंडीशन प्रॉपरली लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी। इतनी चीज। अब अगली चीज देखो आपने क्या करनी है, वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रही हूँ, वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, आपने ना यूजर से इनपुट कराना है एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7, एक से लेके 7 तक यूजर से नंबर इनपुट कराना है। और करना है, अगर वो एक इनपुट करेगा तो हमें प्रिंट कराना है मंडे, क्योंकि मंडे इज फर्स्ट डे ऑफ वीक। ठीक है। अगर 2 प्रिंट कराएगा तो ट्यूसडे, ऐसे 7 तक संडे। और ऐसा भी तो हो सकता है यूजर एक से लेके 7 तक कुछ इनपुट ना कराए, मे बी ABCXYZ 11 डाल दे, तो उस केस में हमें क्या कर देना है, उस केस में हमें लिख देना है इनवैलिड इनपुट, एंटर नंबर बिटवीन 1 and 7 टू नो द डे ऑफ वीक। समझ आया जी। बहुत सिंपल काम है, एलिफ यूज होना है, ठीक है, नंबर इनपुट कराने के लिए पता है, कंडीशन देनी पता है, करो ये सारे बैठ के, सबका मैंने चेक करना है।
ओके जी, कर लिया सबने? ऑनलाइन जो लगा रहे हैं क्लास वो कुछ कर रहे हैं या ऐसे ही क्लास लगा के बैठे हुए हैं? कोई रिस्पॉन्स नहीं यार, 14-15 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। कर रहे कर रहे हैं। करो ग्रुप पे शेयर किया है कोड। हाँ जी, देख लेती हूँ। हो गया जी, आप दोनों का हो गया। आपका क्या नाम है सर? प्रियांशु। हो गया प्रियांशु? कबीर? फिर आप 5 मिनट से बैठे भी हो, पूछा क्यों नहीं, समझ नहीं आया। हमने यूजर से एक नंबर इनपुट कराना है कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7। अगर यूजर ने नंबर एंटर करा 1, हमें प्रिंट कराना है मंडे। बेसिकली वो नंबर दे रहा है और वो बेसिकली कौन सा डे ऑफ वीक है हमें वो प्रिंट कराना है। अगर 2 देगा देन इट्स ट्यूसडे, अगर 3 देगा देन इट्स थर्सडे, बस वो कराना। और अगर वो यूजर 1 से लेके 7 के अलावा कोई और नंबर इनपुट करा दे तो हमें हमें पता लिखना है, प्रिंट कराना है इनवैलिड इनपुट, एंटर अ वैलिड नंबर दैट बेसिकली लाइज बिटवीन 1 and 7। क्या नहीं समझ आया जी इसमें? मैम भेज दिया। ठीक है जी, चेक कर लेती हूँ। देखो जी, वेरी इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो जिसको समझ नहीं आया, यूजर से इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो मैंने ये डे नाम का एक वेरिएबल बना लिया। इस वेरिएबल के अंदर हम यूजर से जो इनपुट आएगी इसको स्टोर करा लेते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। हो गया जी, नंबर इनपुट करा लिया। अब मैं इसके लिए एलिफ स्टेटमेंट्स बना देती हूँ। मैंने लिखा अगर डे के अंदर जो वैल्यू है वो 1 आ गई, उस केस में हमें प्रिंट करा देना है मंडे। अगर वैल्यू 2 आ गई, उस केस में प्रिंट करा देना है ट्यूसडे। इतना सिंपल क्वेश्चन है, समझ आया क्या करना है? ऐसे ही सारे सभी के लिए बना देना है। अब कर रहे हो आप नोट? कर रहे हो नोट? दोनों को ही पूछ रही हूँ। हो गया? ये करना था जी। ये करना था बस।
हो गया जी इतना? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझो। इलेक्ट्रिसिटी बिल के पर यूनिट चार्जेस कैसे पड़ते हैं, पता है किसी को? हम्म? ये देखो ऐसे होते हैं, जब आप यूनिट्स यूज करते हो बेसिकली, अगर आप 0 से 150 यूनिट्स यूज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट 2.7 रुपीज पर यूनिट होता है। जब आप 150 से 400 तक यूनिट्स यूज करते हो तो पर यूनिट 4.80 होता है। जब आप 400 से अब यूनिट्स यूज कर लेते हो तो 5.40 होता है। ठीक है जी। फिर ये एडिशनल चार्जेस पड़ते हैं, तो फिक्स चार्जेस 30 रुपीज ऑफ पर मंथ, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है, जो भी टोटल आपका अमाउंट बिल बना है उसका 5%। फिर वो सारा का सारा ऐड होके हमारा बिल कैलकुलेट होता है। यही हमें करना है। मे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगे, पर क्योंकि ये स्लैब वाइज कैलकुलेशन हमने करी थी, जब मैंने आपको क्वेश्चन बता कराया था ना क्लाउड स्टोरेज वाला, है ना। क्लाउड स्टोरेज में हमने करा था ना कि अगर तो हम 500 यूनिट्स तक यूज कर रहे हैं, इफ हम 500 जीबी से लेस यूज कर रहे हैं या 500 या 500 से कम, तो हमारे पास 8 रुपीज पर जीबी थे। और अगर 500 से ज्यादा यूज कर रहे हैं, गलत लिख दिया क्या? सेम ही हो गया ये तो। यूनिट्स अगर हम 500 से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो जितनी हमारी एक्सीडेड यूनिट्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेड जीबी का जो हमारा प्राइस होगा वो 10 रुपीज पर जीबी होगा, ठीक है। इसको स्लैब वाइज कैलकुलेशन बोला जाता है। बस यही चीज हमने करनी है जो उधर हमने पढ़ा है, पर उधर थोड़ी पॉइंट्स में कैलकुलेशन है, हम उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने इनपुट कराना है यूजर्स। देखो मैं होप करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप सही तरीके से करोगे, क्योंकि इस जैसा सेम क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करा था। इफ यू रिमेम्बर, मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार, अगर किसी को नहीं याद है। होएगा ही नहीं मेरे पास पहली बात तो। ये देखो जी, ये क्वेश्चन हमने करा था, ये स्लैब वाइज कैलकुलेशन है। ठीक है, कि पहली 500 यूनिट का 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद जितनी रिमेनिंग हुई उनको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम ऐसा ही करना है हमें भी उस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे करा गया है। ठीक है जी, बस इसमें 2 कंडीशंस है, उसमें मल्टीपल कंडीशंस होने वाली है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशंस नहीं बनाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले इनपुट करेंगे कि हमारे पास कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं इलेक्ट्रिसिटी की, 10 यूनिट, 12 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट, जितनी बची। ठीक है, अब देखो बिल कैलकुलेशन के लिए हमें करना क्या है, बिल कैलकुलेटर के केस में, या फिर हो जाएगा, वैसे इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है। देखो सबसे पहली चीज क्या आ रही है, अगर हमारी यूनिट कंज्यूम्ड जो है वो यूनिट कंज्यूम्ड 0 से 100 यूनिट के बीच आ रही है, उस केस में पर यूनिट चार्जेस हमारे पास है 2। ठीक है जी, मतलब किसी की 100 यूनिट कंज्यूम हुई, उसका बिल कितना आएगा? 200। 100 मल्टीप्लाई टू 200 आ जाएगा, राइट। इतनी कैलकुलेशन तो सबको आती है। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा सिनेरियो क्या है, जब यूनिट्स कंज्यूम हो जाती हैं 101 से लेके 200 तक, उनका जो कॉस्ट है पर यूनिट 4। ठीक है जी, मतलब अगर किसी का बिल, यहाँ पे एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, अरे यार
यहाँ पे एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। अगर किसी का बिल जो है, अगर किसी की यूनिट कंज्यूम्ड 150 आ रही है, अब उसका बिल कैसे बनेगा? पहले की 100 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा जाएगा 2 से, बाकी की जो रिमेनिंग है 150 माइनस 100 दैट आर 50 यूनिट्स, इनको मल्टीप्लाई करा जाएगा 4 से। ऐसा ही होगा ना कि अगर पहली 100 यूनिट का चार्ज ₹2 पर यूनिट है, आगे की यूनिट्स का चार्ज ₹4 पर यूनिट है। समझ आया जी? ठीक है जी। तो ये बिल हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा? 400। समझ आया जी? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इतना क्लियर है ना? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है। फिर हमारे पास तीसरा सिनेरियो क्या है? अगर यूनिट्स कंज्यूम्ड आर लाइंग बिटवीन 200 से 300, इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब किसी का बिल आया 250 यूनिट्स, सॉरी 250 यूनिट्स कंज्यूम करी, उसने कंज्यूम करी। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये पहले की 100 यूनिट्स, फिर ये आगे की 100 यूनिट्स, फिर बची कितनी? 50 यूनिट्स। पहले की 100 का बिल 2 से मल्टीप्लाई होके, आगे का 4 से मल्टीप्लाई होके, उसके आगे जो बची वो 6 से मल्टीप्लाई। ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि 250 है तो 0 से 100, पहली 100 हमने कंसीडर कर ली, 101 से लेके 200 वो अगली हो गई। अब 200 तक हमने यहाँ तक बिल कैलकुलेट कर लिया, आगे की कितनी बची हमारी? 50 यूनिट्स बची। ठीक है जी। तो ये टोटल बिल हमारे पास कितना बन जाएगा? ये 900 बन जाएगा। समझ आ रहा है ना? इजी है। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कर दी है, बस इसी चीज को आपने उधर लिखना है कि कैसे कौन सा वेरिएबल किस में से माइनस करके हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर फिर भी किसी को नहीं समझ आएगा, ये वाली एग्जांपल देख लेना, बिल्कुल जैसे इसमें करा गया है ऐसे ही होना है। ठीक है जी। ये लास्ट क्लास में हमने करी थी एग्जाम्पल। ठीक है, फिर आगे देखो अगली चीज क्या करनी है।
मैम आपका माइक ऑफ है। अगर हमारी यूनिट्स कंज्यूम्ड लेस देन इक्वल टू 100 है, उस केस में जो बिल है वो कैसे जनरेट करा जाएगा? ठीक है जी, वो होगा यूनिट्स कंज्यूम मल्टीप्लाई 2। सही है जी, ऐसा ही होगा बिल्कुल। यूनिट्स जितनी कंज्यूम हुई है, 90 कंज्यूम हुई है, 80 कंज्यूम हुई है, 99 कंज्यूम हुई है, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा बिल आ जाए। डन। उसके बाद 100 के बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या आती है? 200 नहीं 300 तक है बेसिकली। तो हमारे पास अब है 100 से ऊपर 300 से नीचे। तो हम अगली कंडीशन बना रहे हैं कि एलिफ अगर हमारी यूनिट्स लेस देन इक्वल टू 300 हुई। अब यहाँ पे ना हमें ग्रेटर देन लेस देन दोनों चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर वैल्यू आ गई 200 तो ऑब्वियसली वो पहले वाले में तो जाएगी नहीं कभी भी, ऑटोमेटिकली वो दूसरे वाले में चली जाएगी। जो 100 से ऊपर होगी 300 से नीचे होगी, ऑटोमेटिकली वो दूसरे ब्लॉक में आ जाएगी, क्योंकि मैंने कंडीशंस लिखी इस सीक्वेंस में है, राइट? ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हमारा बिल कैसे जनरेट होगा? बिल जनरेट होगा कि हमारी पहले की 100 यूनिट्स जो है वो तो 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है जी, पहले की 100 यूनिट्स 2 से मल्टीप्लाई होगी एंड बाकी की जो बचती है, अब बाकी की बचती कैसे पता चलेगा? जितनी टोटल यूनिट्स है उसमें से 100 माइनस कर दो, और इस चीज को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 4 से। ऐसे आ जाएंगी जी। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद अगली कंडीशन बनेगी एलिफ यूनिट्स अगर हमारी, एल्स लगा देते हैं यहाँ पे, तो एलिफ तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। एल्स में ऑब्वियसली वही जाएगा जो 300 से ज्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो एल्स के केस में हमारा बिल कैसे जनरेट होगा? पहले की 100 2 से मल्टीप्लाई, आगे की 200 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही होगा ना? पहले की 100 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होनी है, एंड जो 100 से लेके 300 के बीच में है बेसिकली वो 200 यूनिट्स होगी, वो 4 से मल्टीप्लाई होनी है, एंड बाकी की जो रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होंगी? यूनिट्स माइनस 300 से, राइट? ऐसे ही होगा ना? वो 6 से मल्टीप्लाई कर, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, अगर मेरे पास यूनिट्स आ रही हैं 300 से ज्यादा, दैट इज बेसिकली 500, तो ऑब्वियसली इसके पहले की 100 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, आगे की 200 क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है 100 से लेके 300, 100 से 300 कितनी यूनिट्स होती हैं? 200 ही होती है, राइट? तो आगे की 200 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसमें से बची कितनी? 200 प्लस 100, 300 तो बेसिकली निकल गई। तो जितनी टोटल यूनिट्स है उसमें से 300 को माइनस कर दो, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग है। ठीक है, तो 300 को माइनस करके जितनी बची होंगी उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारे पास बिल आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो करना ही करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा देती हूँ, एडिशनल चार्जेस, प्रिंट नहीं कमेंट में लिखती हूँ। एडिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ 30 रुपीज
फिक्स 30 तो ऐड होते हैं हमेशा, ठीक है। तो बिल हमारा कितना हो जाएगा, जितना प्रीवियस बिल ऊपर से आया है जिस भी उसमें से आएगा उसमें प्लस कर दो 30, ऐसे ही होगा, ठीक है जी। अगर 100 से कम होंगी तो यहाँ से बिल बन जाएगा, अगर 300 से कम होंगी तो यहाँ से बिल बन जाएगा, और अगर 300 से ज्यादा होंगी तो यहाँ से बिल बन जाएगा। बिल नाम के उसके अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने आपको उधर दिखाया था ना कि जो टोटल बिल होता है उसमें 30 रुपए तो हमेशा एडिशनल चार्जेस होते हैं फिक्स्ड, तो वो मैंने यहाँ से ऐड कर दिए। और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होती है 5%, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, 5 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे यार, तो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हमारी कितनी हो जाएगी, 5% ऑफ टोटल बिल, ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आ जाएगी। और हमने टोटल पेएबल अमाउंट यहाँ पे बनाना है, दैट विल बी, जो हमारा बिल आया है, या फिर टोटल अमाउंट बना लेते हैं, टोटल अमाउंट नाम का वेरिएबल, टोटल अमाउंट इज जितना हमारा बिल आया है प्लस इसमें ड्यूटी, ठीक है जी। टोटल अमाउंट अब हमें कितना पे करना है, जो भी हमारा यहाँ से बिल आया होगा एंड प्लस जितनी भी हमारी ड्यूटी चार्जेस होंगे। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं। कर लो नोट, फिर इसको एक बार एग्जीक्यूट करके समझते हैं। हो गया जी, कर लिया नोट सबने। अब देखो जिसको नहीं समझ आए एक बार इस चीज को समझते हैं, कुछ भी इनपुट अपने अकॉर्डिंगली देखें कि कैसे हमारी चीजें चलेंगी। सपोज अब यहाँ पे जब हमसे इनपुट मांगी गई ना, तो मैंने इनपुट में वैल्यू दी है 250 यूनिट्स, ठीक है, 250 दे दी। पहले ये कंडीशन चेक होगी, क्या हमारी यूनिट्स लेस देन 100 है, नहीं है, तो ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। बट लेस देन 300 है, बिल्कुल है जी, इसका मतलब हमारा बिल यहाँ से जनरेट होगा। सो बिल विल बी 100 मल्टीप्लाई टू, जितनी भी वैल्यू आएगी उसमें प्लस यूनिट्स कितनी है हमारी 250 माइनस 100 मल्टीप्लाई 4, यही है स्टेटमेंट, राइट। तो पहले की 100 यूनिट्स का बिल 200, आगे की 150 यूनिट्स को 4 से मल्टीप्लाई करा, बिल विल बी 600, क्योंकि ये 150 बचेगा, 150 टाइम्स 4 इज 600। तो हमारे बिल नाम के वेरिएबल
के अंदर वैल्यूज बिल में दो चीजें और ऐड करी जाती हैं, 30 रुपीज। ठीक है, एक 30 रुपीज तो होने ही होनी है, दैट इज 830। दूसरी चीज उस पर ड्यूटी लगती है 5% की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कैसे कैलकुलेट करी गई? 5% ऑफ 830। यार ये तो 42.5, 41.5, 41.5 रुपीज हमारी टोटल ड्यूटी चार्जेस कैलकुलेट हो गए। इस वजह से अब हमने जो टोटल अमाउंट पे करना है वो टोटल अमाउंट कितना है, जितना हमारा बिल आया था प्लस ये हमें जो 5% ड्यूटी चार्जेस पड़े हैं, दैट इज 871.5। एक बार यहाँ पे इनपुट करा के देख लेते हैं कि हमें क्या सेम ही इनपुट आउटपुट आ रही है। अच्छा, इंडेंटेशन दे दी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी, इसकी वजह से एरर आ गया। ये तो कुछ और ही आ गया 250 का। पॉइंट 05 आएगा। ये मैंने 50% कर दिया एक्चुअली। यहाँ पे मैंने 5% को क्या बना दिया, 0.5, पर एक्चुअल में 50% 0.5 होता है, ये होता है 0.5। जो 5% है वो होता है 0.05। ये गलती करती है। ये देखो जी, सेम अमाउंट हमारे पास आ गया जो अभी हमने मैन्युअली कैलकुलेट करा। ठीक है जी, ये सारी चीजें देखो एक्चुअल में हम बिलिंग सिस्टम नहीं बनाने वाले, ये क्यों कराए जा रहे हैं? ताकि आपको सोचने का तरीका है कि चीजें कैसी लिखनी है हमें प्रोग्रामिंग में। मेरे पास जब कोई प्रॉब्लम आएगी मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमारा दिमाग सोचना शुरू करे चीजों को कि ऐसे ऐसे तरीके हैं हमारे पास ये काम करने के। समझ आया जी? ठीक है, क्लियर है, ये सबने नोट कर लिया? इसमें किसी का कोई डाउट हो? अगला क्वेश्चन आप खुद करोगे, वो भी बहुत सिंपल है। आपने बीएमआई कैलकुलेटर बनाना है। बीएमआई पता है क्या होता है? बचपन से पढ़ते हैं राइट? ये बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर बनाना है आपको। इसमें बताया जाता है ना कि मे बी लेस देन 18 पॉइंट समथिंग है तो बंदा अंडरवेट है। ठीक है, 18 से लेके 23 तक आ रहा है तो नॉर्मल है, 23 से ज्यादा है तो ओवरवेट है, 25 से ज्यादा तो ओबीस है। वो आप एक बार देख लेना कि क्या होता है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है। पर आपने करना क्या है, आप एक मिनट, याद भूल गया है मुझे कैसे करते हैं ये। ठीक है, आपने बंदे से इनपुट लेनी है, किसी यूजर से इनपुट लेनी है कि अपना वेट किलोग्राम्स में बताओ और अपनी हाइट मीटर्स में बताओ। उस बीएमआई को फिर कैलकुलेट करना है, ऐसे कैलकुलेट करा जाता है, बीएमआई इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, बीएमआई को कैलकुलेट करके फिर उसके बाद ये कैटेगरीज है कि 18.5 कम जिसका बॉडी मास इंडेक्स आएगा वो अंडरवेट है। ठीक है, 18.5 से 24.9 आएगा वो हेल्दी है, 25 से 29 ओवरवेट है एंड 30 एंड अबव ओबीस है। ठीक है, आपने फाइनली उसको प्रिंट करा के दिखाना है, यू आर अंडरवेट, यू आर हेल्दी, यू आर ओवरवेट, ठीक है, यू आर ओबीस। पहले उसको हाइट पूछो मीटर्स में, वेट पूछो किलोग्राम्स में। ठीक है जी, फिर बॉडी मास मास कैलकुलेट करो, जितने उसके बॉडी मास की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली उसको ये मैसेज प्रिंट करा। क्लियर है क्वेश्चन? करो बैठ के।
बोलिए जी। कर लिया जी सभी ने? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा और मैं करवा दूं? कर लो, कोई बात नहीं। Meters. आपने तो लेबल बनाया है, ये क्या है? कैलकुलेट तो करो उसको। देखो जी, कहीं से देख के करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैं इतनी सिंपल हिंदी लैंग्वेज में बोलती हूँ, आपको समझ नहीं आता क्या मैं क्या बोल रही हूँ? है, सबसे पहले हमें यूजर से पूछना है उसकी हाइट, वेट। तो मैं क्या कर लेती हूँ, वेट के लिए इनपुट फील्ड बना लेती हूँ, बट क्योंकि वेट पॉइंट्स में भी हो सकता है, दैट इज व्हाई इंस्टेड ऑफ हाइट आई एम यूजिंग, सॉरी, इंस्टेड ऑफ इंट आई एम यूजिंग फ्लोट। तो इनपुट में लिखा enter your weight in kilograms। ठीक है जी। फिर यूजर से इसकी हाइट पूछनी है, हाइट हमें चाहिए मीटर्स में, तो वो भी पॉइंट्स में हो सकती है, दैट इज वाई उसको भी साइड बाय साइड फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं।
अब हमारे पास यूजर की वेट भी है, हाइट भी है। अब हम उसका बीएमआई कैलकुलेट करके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। और बीएमआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। एंड स्क्वायर लगाने का तरीका ये होता है हमारे पास। यहाँ पर हम डायरेक्टली हाइट मल्टीप्लाई हाइट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बीएमआई कैलकुलेट करने के बाद अब मैं कंडीशंस लगाऊंगी कि अगर इस बीएमआई की वैल्यू जो है 18, बोल रहे हो आप कुछ? 18.5 से कम आएगी, उस केस में हमें प्रिंट करा देना है यू आर अंडर वेट। एनएफ अदरवाइज अगर बीएमआई की वैल्यू 18.5 से तो ज्यादा है, बट कितने से कम है? 24.9 से कम है, 24.9 से कम है, उस केस में ट्वेंटी 4.9 से लेके 29.9 तक आई गेस। 25.0 से 29.9। हाँ वही 29.9 तक। एल्स अगर इससे भी ज्यादा हो गया 29.9 से भी ज्यादा, उस केस में ओबीस। ये करना था इतना सा। मैंने आपसे ये पूछा था कि आपने 0.2f यूज करा है, व्हाट इज दैट 0.2f? और वो आपको जवाब आया नहीं, आपने खुद यूज करा है, इसका मतलब आपने वो खुद नहीं करा है। कंडीशन तो मैंने बोला ही नहीं गलत है, मैंने ये बोला कि आपने 0.2f यूज करा है, वो कहाँ से आया, क्या चीज है? अगर आप मुझे उसका जवाब दे देते फिर तो आपका क्वेश्चन सही ही था, पर आपने क्या करा? कौन सी एआई टूल से करवाया था वो है? कौन सी एआई टूल से कराया था? मीटर्स में हाइट कितनी लिखनी? 178 मीटर्स? किसकी हाइट होती है 178 मीटर्स? है ना 1.2 1.5 ऐसा कुछ होगा। 1 मीटर कितना? 178 मीटर किसकी हाइट होगी? अरे ये तो 20 हो गया। चलो कोई बात नहीं। देखो एआई की हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, पर एआई की हेल्प ऐसे ले लेना कि बस जो उसने बता दिया लिख दिया, हमें समझ चाहे आया या नहीं आया, वो बुरी बात। ठीक है जी, समझ आ गया। ये काम करना था यहाँ पे यार। मैं सारे स्टेप्स आपको बताती हूँ कि यूजर से इनपुट लो, फिर बीएमआई कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाओ, फिर जो बीएमआई रिटर्न करी जाएगी उसके कंडीशनल स्टेटमेंट लगाओ। फिर भी नहीं समझ आता उसका रीजन क्या है, और अगर समझ नहीं आता एटलीस्ट मेरे से पूछो तो सही। अपने खुद के गलत आइडियाज लेके बैठे रहने से तो कुछ बंदा सीखेगा नहीं कभी भी, है ना? तो जिसको भी समझ नहीं आता कभी भी हेजिटेट नहीं करना यार, बाकियों को आ रहा है। देखो जिन्होंने बीटेक बीसीए कर रखी है, जिन्होंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कर रखी है, किसी ने सी प्लस प्लस, किसी ने जावा, किसी ने जावास्क्रिप्ट सीख रखी है ना, मे बी वो ये चीज कर रहा होगा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। पर जिसकी ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए मुश्किल है। तो कभी भी ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर रख के नहीं चलना कि यार मैं पूछूंगा या मैं पूछूंगी तो सभी सोचेंगे इसको यही चीज समझ नहीं आ रही है। नहीं यार, जब वो अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली बार सीख रहे थे उनको भी चीजें नहीं समझ आ रही थी, जस्ट बिकॉज वो दूसरी तीसरी बार इसी चीज को कर रहे हैं इसीलिए उनको अच्छे से समझ आ रहा है, जल्दी समझ आ रहा है। ठीक है जी। अगर मेरे पास 25-30 स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, उन 30 में से एक भी उठ के मुझे बोल देगा ना ये चीज रिपीट कर दो, ये चीज समझ नहीं आई है,
तो वो मेरा काम है करवाना, और बाकी सब वेट करेंगे, उनको कुछ अलग काम दे दिया जाएगा। तो ये मन के अंदर प्लीज डाउट लेके नहीं बैठे रहना कि मुझे कुछ चीज समझ भी नहीं आ रही है, स्टिल मुझे पूछनी भी नहीं है वो। रिया, आपकी क्लास एग्जैक्ट 3:30 स्टार्ट होगी, अभी मेरी दूसरी क्लास चल रही है, ठीक है जी। तो इसके मैं क्वेश्चंस भेज दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन वो आपने करने हैं। एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, वो था इंपोर्ट वाला। तो उस केस में हमने 2 मॉड्यूल्स पढ़े थे। पहला मॉड्यूल हमारा था आई पाइथन नाम का पैकेज था। उस पैकेज के अंदर हमारे पास एक डिस्प्ले नाम का मॉड्यूल था। उस डिस्प्ले नाम के मॉड्यूल में से हमने एक क्लियर आउटपुट नाम का फंक्शन जो है उसको इंपोर्ट करना था, ठीक है जी। ये क्लियर आउटपुट फंक्शन क्या करता है, टर्मिनल में से कोई भी आउटपुट हमने क्लियर करनी है, ये उसको क्लियर कर देता है। जैसे मैं ये सारी की सारी इनपुट लेने के बाद इसको क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे ऊपर ये चीजें आ रही हैं ये ना आए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद वो क्लियर आउटपुट नाम वाले फंक्शन को लगा देंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास एक आई पाइथन नाम के एक्सटर्नल पैकेज है। इस पैकेज के अंदर डिस्प्ले मॉड्यूल है, उसमें से हमें क्लियर आउटपुट फंक्शन ले रहे थे। सिमिलरली हमारे पास जो पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसके अंदर एक टाइम नाम का मॉड्यूल है। उस टाइम मॉड्यूल में से हम एक और फंक्शन भी ले रहे थे, स्लीप। वो स्लीप फंक्शन क्या करता है, कोड एग्जीक्यूशन को थोड़े टाइम के लिए रोक देता है। जैसे यहाँ पे बीएमआई कैलकुलेट होगी, देन हमारे पास ये आउटपुट आएगी, तो मैं थोड़ा सा टाइम लगा देती हूँ इस चीज को, स्लीप लगा दिया कि 2 सेकंड बाद हमारे पास ये इनपुट आएगा। आउटपुट की स्पेलिंग गलत है यार, हमेशा ही गलत होते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेट एंटर करा, हाइट एंटर करी, तो देखो इसने क्या कर दिया, उसके बाद 2 सेकंड्स के लिए कोड को रोका भी, और ऊपर की जो आउटपुट थी वो भी क्लियर कर दी। इसके लिए मैंने आपको कल ये 2 पैकेजेस का बताया था और इनको इंपोर्ट करने का बताया था। क्लियर है जी? कोई डाउट जो भी आज हमने क्लास में करा है? ठीक है जी, फिर मैं एक बार अटेंडेंस ले लूं, फिर आप लोग जा सकते हैं।